नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 7 जनजातियां खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, कक्षा 7 एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्य पुस्तक। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। इन जो जनजातीय लोग थे वो ब्राह्मणों द्वारा जो सामाजिक नियम कर्मकांड बताए गए थे उनको नहीं मानते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, यानी अपना जीवन यापन जो जनजातीय क्षेत्र से किससे करते, खेती से करते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी थे और संग्राहक भी थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। वे खानाबदोश कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। जो जनजातीय समूह हैं वो भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। इन उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्य ये जंगलों, पहाड़ी रेगिस्तानों, दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। जो जनजातियां थी कहाँ थी? जंगलों में थी, पहाड़ों पे, रेगिस्तान में या दुर्गम जगहों पर रहते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज उनके टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा, अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। अलहदा संस्कृति किसकी होती है? जनजातीय लोगों की थी। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। जाति आधारित समाज और जनजातीय समाज दोनों विविध किस्म की जो जरूरतें थी उनके लिए एक दूसरे पर निर्भर करते थे और टकराव और निर्भरता के इस संबंध दोनों तरह के समाजों में धीरे धीरे बदलाव का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जो इतिहासकार थे मुसाफिरों को जनजातियों के बारे में बहुत कम ज्ञान था। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। कौन? जनजातीय लोग। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका या प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था, यानी किसी भी जनजाति का जो इलाका था, क्षेत्र था, प्रभाव था, वो निश्चित नहीं था, समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजातियां। पंजाब में कौन सी जनजाति खोखर जनजाति थी? कब? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बहुत प्रभावशाली थी। खोखर जनजाति का संबंध कहाँ से था? पंजाब से था, 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा प्रभाव हुए। पहले यहाँ पर गोखर थे, बाद में यहाँ पर गखर हो गए थे ज़्यादा प्रभावशील। उनके मुखिया कमाल खान गफ्फर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। कमाल खान गफ्फर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। वो कहाँ के जनजातीय मुखिया थे? गखर लोगों के। कहाँ पर? पंजाब में। मुल्तान और सिंध पर मुगलों ने जब कब्जा कर लिया तो वहाँ पर लहंगा और अरगुन भारत की प्रमुख जनजातियाँ दिखाई गई यहाँ पर मैप में। गखर गोखर कहाँ मिलते थे? पंजाब में। लहंगा और जो कहाँ थे? मुल्तान में थे, पाकिस्तान में वर्तमान में। अरगुन भी पाकिस्तान में है वर्तमान में।
समास भील कहाँ थे? मध्य प्रदेश के आसपास थे। जाटवास कोल्ली कहाँ थे? गुजरात में। भील कोल्ली कहाँ थे? महाराष्ट्र में। इधर मुंडा समुदाय चेर, कोच, खासी, अहोम समुदाय असम में था। नगा नागालैंड में था। खोंड कहाँ थे? उड़ीसा के आसपास। गोंड कहाँ थे? मध्य प्रदेश के आसपास। बेगस कहाँ थे? छत्तीसगढ़ झारखंड में। दक्षिण भारत में कौन से थे? मारवाड़ यहाँ थे, लेकिन मारवाड़ कहाँ थे? राजस्थान में थे। बदागस लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति भी बलोच थी। बलोच कहाँ पर थी? उत्तर पश्चिम में एक विशाल शक्तिशाली जनजाति बलोच बहुत शक्तिशाली थे। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बंटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिम हिमालय में जो पश्चिम हिमालय था वहाँ पर गड्डरियों की जनजाति रहती थी। गड्डी या गड्डरी ये कहाँ मिलते थे? पश्चिम हिमाचल प्रदेश में। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व असम के आसपास नागालैंड, अहोम असम में और कई अन्य जनजातियाँ भी थी। मौजूदा बिहार, झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी में चेर कहाँ मिलते थे? बिहार और झारखंड में मिलते थे। कब की 12वीं शताब्दी की बात है। सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह। बादशाह अकबर के सेनापति कौन थे? राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया था। राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर कब हमला किया था? 1591 में, और उनको हरा दिया था अकबर बादशाह के सेनापति थे राजा मानसिंह। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। तो चेर थे, झारखंड बिहार में रहते थे, इनको हरा दिया था अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में, और इनसे माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। औरंगजेब ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल को आप संस्थाल बोल सकते हैं। संस्थाल भी यहीं थे और संताल भी यहीं थे। मुंडा ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। मुंडा कहाँ थे? उड़ीसा में, और बंगाल में संथाल रहते थे, याद रखेंगे। मुंडा और संथाल कहाँ मिलते थे? उड़ीसा बंगाल में। कर्नाटक महाराष्ट्र की पहाड़ियों में, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र है वहाँ पर कौन मिलते थे? कोली, बिराद, कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर। दक्षिण में क्या कौन कौन सी जनजाति पाई? कोरगा, वेतर, मारवाड़। दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। बिलों की बड़ी जनजाति पश्चिम में थी। बिल कहाँ पाए जाते थे? पश्चिम में। कहाँ पर? राजस्थान के आसपास, गुजरात के आसपास, मध्य भारत में फैली हुई थी। बिल पश्चिम में भारत में और मध्य भारत में फैले हुए थे। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए थे। खेतीहर बन गए थे, जमींदार बन चुके थे। यहाँ से याद रखेंगे 14वीं शताब्दी तक अधिकतर जो जनजातीय लोग थे जमींदार या खेतीहर किसान बन गए थे। बिलों के कई कुल शिकारी संग्रहक थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश गोंड लोग बड़ी तादाद में थे। गोंड लोग कहाँ थे? आंध्र प्रदेश में थे। रात में भील लोग हिरण का शिकार करते दिखाए गए ऊपर, यानी रात में भी शिकार करते थे जानवरों का। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश कौन होते हैं? गुम्मकड़ लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के साथ
भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। किसका खानाबदोश लोगों का? जो चरवाहे थे। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई करते थे। जो खानाबदोश लोग थे अपने पशुओं के साथ सामान्य लोगों का सामान ढोते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां या टांडा कहलाता था। जो बंजारे लोग थे वे एक स्थान पर घूमते रहते थे। व्यापारी खानाबदोश लोग थे जो बंजारों के जो समूह होता था, वो कारवां होता था, उसे क्या कहा जाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल कर नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के काम करते थे। अलाउद्दीन खिलजी थे जो बाजार में अनाजों की ढुलाई करते थे। उनका काम कौन करते थे? बंजारे करते थे। बंजारे पूरे टांडों में चलते थे। इनके बहुत अधिक जानवर होते थे, पशु होते थे। ये टांडा बोला जाता है। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से बैलों पर अपना अनाज ले जाकर और विभिन्न बाजारों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए जो खाद्यान्न की ढुलाई करते थे, सैन्य अभियानों के समय मुगल सेना के लिए अनाज उपलब्ध कौन कराते थे? बंजारे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। बंजारे 17वीं शताब्दी में आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में लिखा है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं, चावल, अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी, बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार थे। उनका जीने का तरीका बारवाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। कौन? बंजारे। अनाज जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से खरीद लेते हैं और जहाँ महंगा बिकता है वहाँ पर बेच देते हैं। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें ला लेते हैं जो किसी जगह मुनाफे के लिए बेच जाती हैं। टांडा में 6 से 700 तक लोग रहते हैं। 600-700 लोग टांडा में रहते हैं, समूह में रहते हैं। कौन? बंजारे। हो सकते हैं वे एक दिन में 6 से 7 मील ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं, यानी एक दिन में 6 से 7 ज़्यादा सफ़र मील नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैल से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे। क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि बंजारे अधिक संख्या में होते थे, गांव वाले लोग भी उनसे डरते थे, उनके पशुओं को कुछ नहीं कहते थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी, घोड़ों, जानवरों को पालते थे। पशुचारी जनजातियां थी जो मवेशी में घोड़े, पशु आ जाते हैं। भैंस, गाय, भैंस, घोड़े मवेशी में आ जाते हैं। उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे, माल बनाते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी।
जो अपना कला के माध्यम से प्रदर्शन करके अपना काम चलाते, जैसे बांस पर चढ़ने वाले होते हैं, बंदर बंदिया खेल दिखाते हैं। इसी प्रकार से अनेक जादूगर होते थे। कांस्य मगरमच्छ कटिया कोंड जनजाति उड़ीसा। कांस्य मगरमच्छ की कुटिया देख लिए, ये मगरमच्छ किसका बनाया गया है? कांसे का बनाया गया है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोंड जनजाति उड़ीसा से। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी और कई जनजातियां सामाजिक समूहों की जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पीगण सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। यानी जो सोने का काम करते हैं सुनार, जो लोहे का काम करते हैं लोहार बोला, और जो बढ़ई का काम करते हैं उसे खाती या बढ़ई बोला गया। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंड उद्योगार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श के बारे में लिखा है। वर्तमान में तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली तालुक है, वहाँ पर एक स्थान है उय्याकोंड उद्योर, वहाँ से 12वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है। ब्राह्मणों के सभा के बारे में वर्णन है। वे रथकारों शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाने शामिल थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते जो अक्षत्रिय थे के बीच नए राजपूत गोत्रों का ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जो अक्षत्रिय थे, जो राजपूत बन गए थे, उनकी ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। जो राजपूत थे वो कौन कौन बने थे? हूण, चंदेल, चालुक्य राजपूत क्षत्रिय बन गए थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों से आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो गए। शासकों ने शक्तिशाली राजाओं के निर्माण में अपना संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का जनजातीय लोगों का अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल थे। प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्या आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में भी जगह बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। यानी जो प्रभुत्व जनजातियां थी उन्होंने काफ़ी समय पहले इस्लाम अपना लिया था। कहाँ की थी? पंजाब और सिंध की और सरहद से थी। वे जातियां व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी, जो सनातन धर्म के हिंदू धर्म को द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली समाज व्यवस्था इलाकों से बड़े पैमाने पर सतनामी हिंदू धर्म के हैं। राज्यों की उत्पत्ति, जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंध। हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के उदाहरण दीजिए। नीचे एक नज़र। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंड कहाँ रहते थे? गोंडवाना लैंड में रहते थे। उनका बहुत बड़ा प्रदेश था वन प्रदेश में। वे स्थानांतरित कृषि अथवा जगह बदल कृषि करते थे। विशाल गोंड जनजाति
कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। जो गोंडवाना में गोंड जनजाति मिलती थी वो कैसे करते थे, स्थानांतरित कैसे करते थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जो गोंडवाना समूह लोग थे वो छोटे छोटे समूह बटे थे। प्रत्येक समूह का अपना राजा होता था या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, कब की बात है, या 1526 के आसपास की बात है। उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। यानी जो बड़े गोंड राज्य थे और छोटे गोंड सरदार थे उन पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटगां गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। अकबर की अकबरनामा है उसमें लिखा गया है गढ़ कटगांव के बारे में, जहां पर उसमें गढ़ कटगांव में कितने लोग थे, 70,000 गांव रहते थे। गढ़ कटगांव गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। यह वर्णन किस में है, अकबरनामा में है। अकबरनामा किसके बारे में है, अकबर के बारे में लिखी किसने, अबुल फजल ने। कितनी कॉपियों में, 3 कॉपियों में है। इन राज्यों का प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। जो गढ़ था वो किसी गोंड कुल के या परिवार के मुखिया के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। जो गोंड क्षेत्र था वो पुनः से 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें 84 कहा जाता था। जो गोंड समुदाय के लोग थे, उनके घर थे, गांव थे, वो 84 इकाइयों में बंटे थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। 84 का उपविभाजन किस में होता था, बरहोतों में होता था, जो 12 गांवों में मिलाकर होती थी। 12 गुणा में 7 यानी 84 होता है, यानी 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदला। बड़े राज्यों के जो उदय हुए थे वो गोंड समाज को बदल दिया था। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। जो गोंड समुदाय के लोगों का समाज था वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी। जो ब्राह्मण लोग थे इन्होंने जो गोंड राजा थे उनसे दान में भूमि प्राप्त कर ली थी, अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसीलिए गढ़ कटगांव के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। गढ़ कटगांव के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी राजा अमनदास ने। उसके पुत्र राजा अमनदास के पुत्र कौन थे, दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया। दलपत का पुत्र कौन सा था, वीर नारायण था। वीर नारायण किसका पुत्र था, दलपत का। दलपत की पत्नी का नाम क्या था, रानी दुर्गावती। और जब दलपत सिंह मरा तो वीर नारायण का साल का था, 5 साल का पुत्र था। उसके समय में राज्य और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटगां पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जम कर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। कौन, वीर नारायण। गढ़ कटगां एक समृद्ध राज्य था।
उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को में उनका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमा था। यानी गढ़कटगा था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के, मुगलों ने जब गोंडों को हराया, गोंड प्रशासन किसका था? गढ़कटगा का। हाथी मिले, उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। वीर नारायण के चाचा कौन थे? चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वह काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल हो रहे। एक नक्शाईदार दरवाजा गोंड जनजातीय बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ये तांत्रिक कृषि क्या होती है? किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों के पहले काटा जला जाता है, पेड़ों को झाड़ियों को काटा जाता है, जला जाता है, उसकी राख में फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन को दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है, उस पर कृषि की जाती है, फसल उगाई जाती है। कुल क्या होता है? परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान हो। एक ही पूर्वज की संतान हो उसे कुल बोला जाता है। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत की बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। जो घुमंतु व्यापारी थे उनकी श्रृंखला भारत को बाहर की दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके ऊँटों पर लादा जाता था। यहाँ पर लादा गया है ऊँटों पर। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुओं भारत लाते थे। जो मध्य एशिया के व्यापारी थे, ऐसी वस्तुएं भारत में आती थी। बंजारे व अन्य व्यापारी इन्हें स्थानीय बाजारों में पहुंचाते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें कई पशुचारी जो अपनी रेवड़ होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, पशुवर्धन के साथ चरा से दूसरे पशुवर्धन होते हैं, गाय भैंस चरवाहा घूमते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नर्तक, गायक, अन्य तमाशबीन, भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह पर लौट कर आते थे जहां उन्हें पिछले साल दौरा किया था। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। जो अहोम लोग थे भारत में कहाँ से आए हैं? म्यांमार से आए हैं 13वीं शताब्दी में। और कहाँ पर बसे हुए हैं अहोम लोग? ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्होंने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नई राज्य की स्थापना की है। उन्होंने वहाँ पर भूस्वामी थे, भूइयाँ थे, भूइयाँ भूस्वामी को कहा जाता है अहोम में। उनकी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को तोड़कर और नई राज्य स्थापित किए। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523, कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। चूटियों और कोच हाजो को अपने से राज्य में किसने मिलाया था? अहोम लोगों ने, जो म्यांमार से भारत में आए थे 13वीं सदी में और ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बना लिया। इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। 1530 के दशक में आग्नेयास्त्रों यानी गोला बारूद का प्रयोग कर लिया था अहोम लोगों ने। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे अहोम। देख लीजिए, अहोमों ने 1660 में गोला बारूद का, तोपों का इस्तेमाल किया। इसी कारण से उन्होंने भारत में लोगों को हरा दिया था। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया।
बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई थी। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम लोगों पर मुगलों ने आक्रमण किया और इसमें जीत प्राप्त की और अहोम लोगों को हरा दिया। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका, क्योंकि ये दिल्ली से बहुत अधिक दूर था। इस कारण से अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार क्या होता है? फ्री में काम करवाना। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, अहोम लोग बेगार पर निर्भर था। जिन लोगों से फ्री में या जबरन काम लिया जाता था वे पाइका कराते थे। जिन लोगों से अहोम लोग फ्री में काम करवाते थे, बेगार करवाते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पाइक क्या होते हैं? फ्री के मजदूर होते हैं। कहाँ पर? अहोम लोग अपने राज्य में काम करवाते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। इस प्रकार से अहोम लोग कुल टूट गए। क्यों टूट गए थे? क्योंकि ये फ्री में काम करवाते थे। इस कारण से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरे होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक स्थल में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल लाए थे। अहोम लोग हैं जो चावल की खेती के नए तरीके लेकर आए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज किस में विभाजित था? कुलों में, जिन्हें खेल कहा जाता था। कुलों को क्या कहा जाता? खेल। इस प्रकार से अपना कुल बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, वहाँ पर खेल बोलते थे। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। खेल का मतलब कुल, एक कुल के मुखिया होता था, उसके नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय की जमीन दी जाती थी। जो किसान था उसको अपने ग्राम समुदाय की जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। यानी जब तक गांव की सहमति नहीं होती थी तब तक उस जमीन को कोई वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। अब जनजातीय देवताओं की उपासना कौन करते थे? अहोम जनजाति के लोग। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान की जाती थी। जो मंदिर थे और ब्राह्मण थे, इनको भूमि कौन देते थे? राजा देता था। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। शिव सिंह राजा के समय जो अहोम क्षेत्र था वहाँ का कौन सा धर्म मुख्य बन गया था? हिंदू धर्म। किसके कारण? ब्राह्मणों के कारण। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अपनी जो परंपराएं थी उनको नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। संस्कृत में अहोम राज्य की संस्कृत मुख्य भाषा थी। स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरिंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। जो बुरुंजी नामक एक कृति है इतिहास की, उसको पहले किस भाषा में लिखा था? अहोम भाषा में, और बाद में असमिया भाषा में लिखा गया था। निष्कर्ष ऐसा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज, जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी
विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी, उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं चलाई थी। सतनामी हिंदू दोनों को नकार दिया था। सतनामी हिंदू दोनों को नकार दिया था। मंगोल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्रह जनजाति मंगोलों की थी। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? मंगोलों की है, जो पशु चराते थे और जीवन और शिकार संग्रह भी करते थे। वे मध्य एशिया के घास मैदानों, मध्य एशिया में कौन से घास के मैदान हैं? रूस के आसपास स्टेपीज, थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। मध्य एशिया से आए थे मंगोल, मध्य एशिया से मंगोल आए थे भारत में स्टेपी के मैदानों से। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। 1206 में चंगेज खान हुए हैं एक व्यक्ति, उसने क्या किया था? मंगोलों और तुर्की जनजातियों को इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली सैन्य में बदल दिया। अपनी मृत्यु के समय, मृत्यु को हुई थी 1227 में, यानी 21 साल राज किया था। वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्ववर्ती यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य व्यवस्थाएं थी। यहाँ से याद रखेंगे चंगेज खान ने शासन व्यवस्था कब शुरू की थी? 1206 में। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कौन? मंगोल। चलिए अभ्यास के प्रश्न करते हैं। गढ़, चौरासी, टांडा, कारवां, श्रमिक, पाइक होते हैं। फरी के श्रमिक थे। कहाँ पर? अहोम में। कुल खेल को कहा जाता है। कहाँ पर? असम में, अहोम में। शिव सिंह अहोम राज्य के शासक थे। दुर्गावती गढ़ गांव की शासिका थी। वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां कहलाती थी श्रेणियां। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? कृति कौन सी है? बुरंजी। खालिस्तान ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ गांव 7000 गांव थे। अकबरनामा में किया गया है। बड़े और ताकतवर होने पर जनजाति लोगों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी। सही गलत बताएं। जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी। बिल्कुल सही है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। नहीं, उत्तर पश्चिम में है, सुल्तान मुल्तान में। गोंड राज्य में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनती थी। नगरों को नहीं, गांवों को मिलाकर 84 बनती थी। ये भी गलत है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व भाग में थे। भील उत्तर पूर्व में नहीं, उत्तर पूर्व में तो अहोम थे। भील तो मध्य भारत में थे। ये भी गलत है। इसका केवल कै सही है। खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? खानाबदोश पशुचारकों खेतिहरों के बीच वस्तु विनिमय होती थी। वस्तु का विनिमय होता था, जिसे जजमानी प्रथा बोलते हैं, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध, अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खानाबदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों को बदले में ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांवों और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अहोम प्रशासन केंद्रित हो चुका था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। बाद में कुलों में एकता भंग हो गई थी। एक कुल यानी खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी। ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का आधारित कर दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनारों, लोहारों, बढ़ई, राजमिस्त्री की जातियों में मान्यता दी गई थी। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन के आधार पर थी।
एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। हूणों, चंदेलों, चालुक्यों और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण जनजाति लोगों ने अनुसरण किए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये आपको वीडियो कैसी लगी।